Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्यों महत्वपूर्ण है ये तो आपको बहुत ही अच्छे सलीके से पता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, आपको दिख भी रहा है कि हम लोग इस वर्ष 72वां संविधान दिवस मना रहे हैं, मतलब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देखिए, हम लोग तो 1947 को आज़ाद हो गए, लेकिन मनुष्य जब तक मनुष्य के जीवन में कोई एक अनुशासन ना हो, मतलब कि कोई रूल रेगुलेशन ना हो, तब तक वो बेसिकली अच्छी तरह से आज़ाद नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम रूल रेगुलेशन में आए, पूरा देश जब से रूल रेगुलेशन में आया, तब से हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और बाकी गणतंत्र दिवस के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होंगी कि इस दिन राष्ट्रपति साहब झंडा तोलन करते हैं और पूरा परेड किया जाता है हमारी सभी सेनाओं के द्वारा, और हर एक राज्य की झांकी निकलती है। ये सारी बातें तो आपको पता ही होगी, और आपको संविधान निर्माण की सारी पृष्ठभूमियाँ पता होगी। यदि नहीं पता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब कभी फुर्सत मिले यूट्यूब पर राज्यसभा टीवी चैनल सर्च कीजिए और उस पर संविधान निर्माण की कहानियाँ के बारे में एक एपिसोड दिया हुआ है, वेब सीरीज टाइप का आप लोग मान सकते हैं, जिसमें 7, 8 या 10 एपिसोड है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। वो आप लोग देख सकते हो कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हर एक सुबह की भांति हम आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो को लेकर आए, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया होगा। बस एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ओके, ठीक है, हम लोग अब अपने पहले प्रश्न को देखते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सेलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड्स 2021। तो दोस्तों, हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ न कुछ बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस वर्ष 32 बच्चों का चयन किया जाएगा, और उन बच्चों का चयन किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा, आइए मैं आपको नीचे बताता हूँ। ठीक है, तो उन बच्चों को चयन कला एवं संस्कृति के लिए 7 बच्चों का, नवाचार के लिए 9 बच्चों का, शिक्षा के क्षेत्र में 5 बच्चों का, 7 बच्चों का खेल में, 3 को बहादुरी में, और 1 बच्चे को समाज सेवा में उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इन सारे बच्चों को राजपथ पर हाथी पर बैठाकर घुमाया जाएगा। ओके, तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्य करते रहते हैं पूरे देश में, बहुत सारे बच्चे, और उनमें से इस वर्ष 32 बच्चों का चयन किया गया है, जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, आप लोग इस पुरस्कार का नाम याद रखिएगा। ठीक है, पुरस्कार का नाम क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत 26 जनवरी 2021 को कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, थंबनेल में भी आपको पता चल गया होगा कि हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 72वां। इसका मतलब हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुए थे, मतलब रूल रेगुलेशन में ऐड हुए थे। ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं। डायरेक्टली तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द विंग्स स्कीम। तो हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया है। देखिए, मैं आपको कुछ भी बातें बताऊंगा वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, खासकर कुछ बात को आप पर्सनली नहीं लीजिएगा। ठीक है, मैं जो भी ट्रिक्स बताऊंगा या रिलेट करने की टेक्निक बताऊंगा वो बस आपको याद कराने के लिए होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से याद रख सकते हो। कैसे भाई? तो पंख पंख किसके पास होता है? जैसे कि आप लोग बराबर मीम्स में या जहाँ कहीं भी सुनते हो कि सब लड़कियां जो होती है पापा की परी होती है, तो परी और पंख से आप लोग आसानी से रिलेट कर सकते हो। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी बनाया गया 25 जनवरी को, उसके उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वाह, देखिए, पंख जो है ना, कोई भी योजना होता है उसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। यदि पंख को आप विस्तृत रूप कीजिएगा तो उसका भी कुछ अलग मीनिंग आएगा, जो कि नीचे लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। मुझे उतना डीप बताने की जरूरत है नहीं, आपके एग्जाम्स में भी उतना नहीं पूछेगा। ठीक है, बस अब थोड़ा सा एक सरसरी निगाह मध्य प्रदेश के बारे में। कैपिटल क्या है? भोपाल। लार्जेस्ट सिटी इंदौर। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, मैंने भी बताया। विधानसभा में 230 सीट है।
एरिया वाइज रैंक दूसरा है, पॉपुलेशन वाइज रैंक 5वां है, लोकसभा में 29 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है। नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा बाघ यहाँ पाए गए। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही। अब मध्य प्रदेश का लोकेशन आप लोग देख लीजिए, ये सेंटर में स्थित है। ठीक है, और बाकी इसके आसपास में कितने राज्य हैं ये आपको दिख रहा होगा, और बराबर श्वेता मैम कराते रहती है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है। तो अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा प्रदान की है। Z+ सुरक्षा क्यों प्रदान की जाती है भाई? जब लगता है कि कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनको कुछ सिक्योरिटी की जरूरत है, इसलिए उनको Z+ सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अब Z+ सुरक्षा में क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए। Z+, ठीक है, इसमें क्या होता है, 36 जवान होते हैं। ठीक है, इसमें 10 से ज़्यादा NSG कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के कमांडो और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। मतलब Z+ सिक्योरिटी में टोटल मिला के 36 जवान होते हैं, जो विभिन्न पैरा कमांडो के होते हैं, ओके, या विभिन्न पैरामिलिट्री के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि स्टार्ट संधि या स्टार्ट ट्रीटी क्या है। तो स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश भाई बंधुओं के लिए, कि हाउ मेनी ईयर्स हैज द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन रिसेंटली प्रपोज टू एक्सटेंड द स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो 5 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, अब देखिए जितने भी उठपटांग हरकतें कर गए थे कौन, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी हरकतों को लगाम लगाया जाएगा किसके द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा। जैसा कि आप लोगों ने देखा जिस दिन का शपथ ग्रहण था उसी दिन इन्होंने घोषणा की थी कि भाई हम लोग पेरिस संधि में, जो पेरिस का क्लाइमेट संधि था उसमें हम लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है, देखिए और कुछ बातें लिखी हुई उसके बारे में पढ़िए। यह संधि जो है 2011 में लागू की गई थी। ठीक है, न्यू स्टार्ट संधि का औपचारिक नाम रणनीतिक आक्रामक हथियारों में कमी और सीमित के लिए उपाय है। ठीक है, अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग पर कम करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ये सारी बात है, और स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैंने ऊपर ही बता दिया, और बाकी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की बातें भी हो गई। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। हाँ, एक बात और, जो बाइडेन की बात हुई है तो कमला हैरिस को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है अभी फिलहाल आपके आगे आने वाले 3-4 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कमला हैरिस के बारे में बराबर पूछा जाएगा, वो कहाँ की है, पहली अश्वेत महिला बनी है, क्या है वो है, मतलब आप लोग पूरे तरीके से कमला हैरिस के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है। तभी हाल फिलहाल में हमारा गृह मंत्री जिनके पास है, गृह मंत्रालय जिनके पास है, मतलब अमित शाह के द्वारा एक योजना शुरू किया गया है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना। मतलब ये तो पहले से ही जारी है, लेकिन ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए अब शुरू किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। ठीक है, अब ये एक बात जानिए कि इस योजना के तहत किसको किसको क्या क्या मिलेगा। तो इस योजना के तहत असम राइफल्स, CAPF, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को ABPMJAY द्वारा कवर किया जाएगा। ठीक है, लाभार्थी भारत के 24,000 अस्पतालों में चिकित्सा लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में सारी चीज़ पता है, और यदि आपको पता है तो आपको क्या करना है, बस एक प्रश्न का उत्तर देना है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी कमेंट करके हमें जवाब दो। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2021 को एक नया पोर्टल किसने लॉन्च किया जो भारत में वीरता पुरस्कारों और उनके प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। Who launched a new portal on 25th January 2021 which will provide information about the bravery awards and their recipients in India। ठीक है, तो राजनाथ सिंह, अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, उन्हीं के द्वारा जारी किया गया एक पोर्टल जिसके बारे में जो भी वीरता पुरस्कार के विजेता होंगे उनके बारे में जानकारी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, वो कहाँ के हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके, तो आप लोग जाकर उस पोर्टल पर चेक कर सकते हो, और पोर्टल का नाम क्या है ये भी मुझे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पूछेगा भी नहीं, बस आप लोग ध्यान रखो ये सारी बातों को, रिसेंटली की थोड़ी थोड़ी बातों को भी आप लोग ध्यान रखते हो, और साथ साथ इन सारे प्रश्नों का क्यूज आप लोग दे लेते हो हमारे साथ। क्यूज कहाँ देना है ये बात तो आपको बार बार बताया जाता है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चलो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करो, उधर प्रत्येक दिन 12 बजे क्यूज होता है। ठीक है, 12 PM में। ओके, तो आप लोग उधर से क्यूज दे सकते हो।
ठीक है, तब आपका कभी भी करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं रहेगा, रिवाइजन जब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस जेल टूरिज्म? तो महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है। किस जेल में भाई? तो यरवड़ा जेल जो पुणे में है, इसमें बोला है कि भाई आप लोग घूम लो आके, ठीक है। अब हम इसको टूरिज्म प्लेस बना रहे हैं। यरवड़ा जेल कहाँ है? पुणे। यरवड़ा जेल जो है काफ़ी हिस्टोरिकल है, काफ़ी ऐतिहासिक है। इसमें बहुत सारे आज़ादी के नेताओं ने इस जेल में अपना वक्त गुजारे थे, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और बाकी यरवड़ा जेल के बारे में आपको पता होगा ही, ठीक है। यह कब से शुरू होगा? बस आज से ही, 26 जनवरी 2021 से। चलिए, और इसके बारे में बहुत सारी बातें दी हुई है, देखिए क्या क्या है, कुछ बातें को हम लोग जानते हैं। एक पॉइंट है, यह पहल राज्य में ऐतिहासिक जेलों को देखने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। इस जेल में कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में आप लोग जानिए। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। मतलब हमारे आज़ादी के टॉप के जितने भी नेता थे सब इस जेल में रह चुके थे, ठीक है। इसलिए इस जेल को मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में चुना गया है, और इसमें क्या आपको टूरिज्म की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है। और यह जो पुणे में स्थित यरवड़ा जेल जो है एक उच्च सुरक्षा मतलब हाई सिक्योरिटी जेल भी है, और यह महाराष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी जेल है, ठीक है। और साथ साथ यह जेल जो है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है। कुछ बातें हम लोग महाराष्ट्र के बारे में बस एक सरसरी निगाह डालेंगे कि इसका कैपिटल कहाँ है? मुंबई है, एरिया वाइज रैंक तीसरा, पॉपुलेशन वाइज रैंक दूसरा, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी हैं। बाकी विधायिका में विधान परिषद में 78 सीट, विधानसभा में 288 सीट, राज्यसभा में 19 सीट, लोकसभा में 48 सीट, ठीक है। नेशनल पार्क क्या क्या है? चंदौली नेशनल पार्क, नेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, ठीक है, और गुगामल नेशनल पार्क। इतने को ध्यान रखिएगा, और बाकी देख लीजिए महाराष्ट्र का एक बार मैं बता देता हूँ लोकेशन, ये रहा हमारा महाराष्ट्र। ओके, आप लोग चेक कर लीजिए कि ये किसके किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन शरद हवा राजस्थान की पश्चिमी सीमा में किस से नाम द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन शरद हवा वाज स्टार्टेड बाय विच नेम इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो बीएसएफ के द्वारा एक ऑपरेशन हाल फिलहाल में चालू किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है ऑपरेशन शरद हवा, और यह किधर? राजस्थान की पश्चिमी सीमा में, ठीक है। तो बीएसएफ ने हाल फिलहाल में एक ऑपरेशन चालू किया है, मतलब ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन शरद हवा, ठीक है। और यह किस क्षेत्र में? तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब कि पाकिस्तान के तरफ बॉर्डर वाले एरिया में। ओके, अब इसके बारे में जानिए ऑपरेशन शरद हवा क्या है। तो ऑपरेशन शरद हवा राजस्थान की पश्चिमी सीमा में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना है, और गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। यह ऑपरेशन 27 जनवरी तक चलेगा। देखिए अभी ठंडा अपना चरम सीमा पर है, काफ़ी ज़्यादा कुहासा फॉग कोहरा लग रहा है, तो उस क्षेत्र में घुसपैठ ही आ न सके, इसके लिए ये ऑपरेशन चालू किया गया, ठीक है, ऑपरेशन शरद हवा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कितने राज्यों में आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर नया डिजिटल कार्ड लॉन्च किया जा रहा है? हाउ मेनी स्टेट्स आर लॉन्चिंग अ न्यू डिजिटल कार्ड वाई इलेक्शन कमीशन कीपिंग इन माइंड एट द अपकमिंग इलेक्शंस, ठीक है। तो अभी 5 राज्यों में इलेक्शंस होने हैं, तो इसके लिए पहली बार ऑनलाइन फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। कहाँ कहाँ? केरल, पुडुचेरी, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर नया डिजिटल कार्ड लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र, शॉर्ट में उसको EPEIC मतलब ई-इपिक आप बोल सकते हो, ठीक है। देखिए पहला बार वोटर कार्ड किसके काल में आया था, मतलब किस चुनाव आयुक्त के काल में आया था? तो TN सेशन का नाम आप लोग सुने होंगे, उनका शायद देहांत हो गया है, ठीक है। लेकिन उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा तरक्की किया था चुनाव आयोग, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी है वर्तमान में। ओके, तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है? ले, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए जैसे आप लोग इस तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए बीजेपी के मोदी जी हैं, वो सत्ता में है और मोदी जी को ही बीजेपी से निकाल दिया गया,
तो ये बात हो गई किसके साथ, केपी शर्मा ओली के साथ, जो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। अब उनको उस मेंबर से, उस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, केपी शर्मा ओली जी नेपाल के थे। इनके बारे में तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे। ठीक है, देखिए पढ़िए कुछ इनके बारे में। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि बीजेपी अभी सत्तारूढ़ है, उसी तरह से एनसीपी वहाँ सत्तारूढ़ है, कि प्रतिद्वंदी गुट ने 24 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकाल दिया। ठीक है, संसद के निचले सदन को भंग करने के उनके फैसले के बाद बढ़ती राजनीतिक अशांति के कारण उन्हें हटा दिया गया, जैसा कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी गई थी। ठीक है, किनके द्वारा, जो वहाँ के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा। ठीक है, इसीलिए पूरा नेपाल में राजनीतिक अशांति फैल गया था। ओके, और इसीलिए ये सारी घटनाएं हो रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में फरवरी से अभ्युदय नाम से एक राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? विच स्टेट विल स्टार्ट ए स्टेट वाइड फ्री कोचिंग प्रोग्राम कॉल्ड अभ्युदय फ्रॉम फरवरी? तो उत्तर प्रदेश सरकार एक अभ्युदय नाम से एक मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू करेगी। मेन रूप से यह जो मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम है किनके लिए है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अर्थात आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि उनके लिए फ्री में अब कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। ओके, बस मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी कसर हम लोग पूरी कर देंगे। ओके, तो अभ्युदय नाम से एक राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो बाकी सारी बातें आपको बताई गई है। अब हम लोग शायद यूपी के बारे में फिर से जानेंगे, एक सरसरी निगाह देंगे कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी कानपुर, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा में 403 सीट सबसे ज़्यादा, विधान परिषद में 100 सीट सबसे ज़्यादा, राज्यसभा में 31 सीट, लोकसभा में 80 सीट, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में है, ब्रांच इसका लखनऊ में है। ओके, नेशनल पार्क एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क। और हाँ, आप लोग एक बात और कमेंट करके बताइएगा कि आज का आपको बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, पीडीएफ कैसा लग रहा है। ठीक है, आपको देखने में मज़ा आ रही है कि नहीं? यदि मज़ा आ रहा है तो फिर से यही रखा जाएगा, यही कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश का लोकेशन आप लोग देखिए। बस एक विदेशी राज्य से, मतलब नेपाल से बाउंड्री टच करता है, विदेश से एक बाउंड्री टच करता है। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा राज्य से यही बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, एरिया में नहीं पॉपुलेशन में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि दिल्ली और किस राज्य के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान सेवा को स्पाइस जेट एयरलाइन के बॉम्बार्डियर Q400 विमान के साथ शुरू हुई है? द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट सर्विस बिटवीन दिल्ली एंड विच स्टेट वाज स्टार्टेड विथ स्पाइस जेट एयरलाइंस बॉम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट? सिंपल सा प्रश्न ये है, आपको समझ नहीं आया होगा कि दिल्ली और किस राज्य के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू हुई है, और बाकी विमान का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला बार दिल्ली से डायरेक्ट सिक्किम तक फ्लाइट जाएगा। ओके, ये अभी तक नहीं जा रहा था, अब पहला बार शुरू किया गया है, किसके द्वारा? स्पाइस जेट के द्वारा। बस इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखना है। और ये जो उड़ान हुआ, पहला उड़ान हुआ 57 यात्रियों के साथ, हिमालयी राज्य के प्योंग एयरपोर्ट पर उतरी। ठीक है, तो हाँ, एक प्रश्न यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्योंग एयरपोर्ट जो है वो किस राज्य में है? तो प्योंग एयरपोर्ट जो है सिक्किम में है। किस राज्य में है? सिक्किम में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहला जहाज दिल्ली से सिक्किम गया, ठीक है, किस कंपनी का था? स्पाइस जेट का। और बाकी जहाज का नाम Q400 था, उतना आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सिक्किम के बारे में थोड़ी सी बात जानिए। इसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। एक बात और, सिक्किम ऐसा पहला राज्य था जिसके लिए 2 संविधान संशोधन किए गए। ठीक है, एक 35वां जिसमें एक सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, और एक 36वां जिसमें इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसकी विधायिका की बात कर लेते हैं तो विधानसभा में 32 सीट है, लोकसभा में मात्र 1 सीट है, और राज्यसभा में भी मात्र 1 सीट है। अभी गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। ओके, क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का 27वां राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा, मतलब 28वां राज्य है। ओके, अब देखिए सिक्किम का लोकेशन देखिए, ये रहा हमारा सिक्किम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ओपनड इट्स एम्बेसी इन अबू धाबी आफ्टर यूएई अप्रूवल? देखिए अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, बहुत सारी घटनाएं हुई थी 2019 में। क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इजराइल के साथ बहुत सारे देशों ने अपने रिश्ते सामान्य किए, जैसे कि एग्जाम्पल में सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, बहरीन हो गया, ये सारा
इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया था शांति के नोबेल के लिए, लेकिन उनको मिल नहीं पाया। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। तो अब इजराइल के साथ यूएई ने कहा कि चलो भाई, अब सामान्य हो गई है ज़िंदगी हम दोनों के बीच, हम दोनों राष्ट्रों के बीच, तो हम आपके पास अपना दूतावास खोल देते हैं। ओके, तो ये बात हुई। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यूएई के बारे में जानते हैं। इसका कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी भी जेरूसलम है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। रिकॉर्ड तौर प्रेसिडेंट कौन है? रिवेन रिवलिन है। ओके, तो और ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं जानना। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे को, मतलब जो प्रश्न आपसे कल पूछा गया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका सही सही जवाब दिया था। प्रश्न है कि सबसे पहला खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो आप लोग जांस्कर पर्वत श्रेणी की लोकेशन देखोगे तो वो पूरा तरीके से लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लद्दाख होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सही सही जवाब दिया था, आप लोग देख सकते हो उनका नाम। ठीक है, इन सारे लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप लोग बहुत ही कमाल से उधर भी उत्तर दो। ठीक है, और आप लोग जल्द से जल्द सिलेक्शन लो। ओके, तो हमें भी कुछ खुशी महसूस होगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सही से जवाब दिया था, आप लोग भी सही सही जवाब दिया करो, आप लोगों का नाम भी इधर आ जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, वैसा प्रश्न जिसका जवाब आपको आज कमेंट करके देना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कमेंट में आज जय हिंद लिखोगे। ओके, अब हर एक दिन कमेंट में आप लोग पहले जय हिंद लिखोगे, उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर दोगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू सेट अप इट्स 6th रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, तो कौन सा स्टेट अब फिलहाल में सोच रहा है कि हम लोग 6ठा रायमोना नेशनल पार्क खोलें? ओके, तो ये चारों आपके ऑप्शन है, असम, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जवाब दो। ओके, और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आप लोग राजपथ पर आर्मी की परेड को जरूर देखना, हर एक राज्य की झांकी को जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हमेशा भगवान से दुआ करूंगा कि हमारा देश, हमारा झंडा ऐसे ही लहलहाता रहे, ऐसे ही खुशहाल रहे हमारा मुल्क। ठीक है, बस मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको भी इन पंक्तियों से कुछ एनर्जी मिलती होगी। प्लीज़ एनर्जी को, प्योर एनर्जी को आप लोग एब्जॉर्ब कीजिए। ओके, और आप लोग आज के परेड को और अपनी आर्मी की शक्तियों को देखना मत भूलिएगा। ओके, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।